and that what we are going to start is an assessment, right? So what happened till now, हम एक assessment करने वाले हैं, right? So 1991 में जितने भी reforms किए गए, right? And we know that the entire reform procedure has been categorized into the three head: liberalization, privatization, and globalization. Now, after doing this three, we are going to do an assessment whether this has been successful or not, right? क्या वो success हुए या नहीं हुए? So let's see to it. The very first thing we are going to assess is achievement. हमने क्या achieve किया, right? इतने सालों में 1991 से बाद जितने भी reforms हुए उसमें हमने achievements क्या किए? So during the reform period, growth of agriculture has declined, right? तो एक तरह से वो अचीवमेंट भी है, क्यों? क्योंकि हमको ये चाहिए कि ग्रोथ एग्रीकल्चर का सेक्टर, राइट, बढ़ के कहाँ जाए? इंडस्ट्री सेक्टर. सो जब तक ये होगा नहीं, जब तक एग्रीकल्चर का ग्रोथ कम नहीं होगा और इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर ग्रोथ बढ़ेगा नहीं, तब तक हम अचीवमेंट नहीं बोलेंगे. एंड ग्रोथ इन इंडस्ट्री सेक्टर रिपोर्टेड फ्लक्चुएशन, उसमें उतार चढ़ाव देखे गए. एग्रीकल्चर में डिक्लाइन देखा गया और साथों साथ इंडस्ट्री सेक्टर में उतार चढ़ाव आए गए. एंड इफ यू लुक एट द ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर, डेफिनेटली इट हैज गॉन अप. सो कोई भी इकोनॉमी मैच्योर होने की निशानी यही है कि वो जो कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो डिक्लाइन होता जाए और इंडस्ट्रियल सेक्टर सर्विस सेक्टर बढ़ता जाए. लेट्स लुक एट सम फिगर्स, राइट? और ये फिगर्स की मदद से हम समझेंगे कि रियल में हुआ. लुक एट दिस एग्रीकल्चर सेक्टर. ना एग्रीकल्चर सेक्टर इन 1980 टू 1991, यानी शुरुआत जब हुई रिफॉर्म्स की, तब 3.6% से ग्रो कर रहा था. बट हम ये फिगर्स को 14-15 के हिसाब से देखने जाए तो काफी ग्रोथ डिक्लाइन हो गया, माइनस में ही चला गया, -0.2% पे आ गया. हाँ, डेफिनेटली इन बिटवीन अगर आप देखोगे, राइट, बिटवीन के ईयर्स में, तो ग्रोथ वहां पे फ्लक्चुएशन आपको काफी दिखने को मिला, राइट. बट अगेन ये राउंड अबाउट 3.3 टू 3.5% का राउंड रहा है. 3 to 3.5% से ऊपर भी नहीं गया है और बहुत नीचे भी नहीं गया है. वो कहीं ना कहीं वही ग्रोथ रेट को मेंटेन कर रहा है एग्रीकल्चर, राइट. तो कुछ काबिल तारीफ ग्रोथ नहीं आया. उसका रीजन क्या था? हम देखेंगे कि वन ऑफ द रीजन ये भी था कि हमने 1981 के बाद रिफॉर्म में इंडस्ट्री सेक्टर को ज्यादा महत्व दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं दिया. एग्रीकल्चर सेक्टर का जो महत्व देना था वो दे चुके थे जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, राइट. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था 1950-1990 जब इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, राइट. एम एस स्वामीनाथन जो लाए थे, तब एग्रीकल्चर काफी अच्छे से बढ़ चुका था. अभी एग्रीकल्चर को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत भी नहीं थी, बिकॉज नाउ व्हाट वी नीड इज स्टेबल एम्प्लॉयमेंट. और स्टेबल एम्प्लॉयमेंट कौन दे सकता था हमको? इंडस्ट्रियल सेक्टर. लुक एट इंडस्ट्रियल सेक्टर, हाउ द ग्रोथ हैज बीन हैपन. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ रेट 7.1% था जब रिफॉर्म पीरियड स्टार्ट किया गया, और वो डिक्लाइन हुआ 14-15 में 5.9. पर क्या ये ओवरऑल ऑलवेज डिक्लाइन हो रहा था? नहीं. बीच बीच में अगर आप देखो, बीच के 10 एक साल, राइट, अगर आप देखोगे तो ग्रोथ रेट उससे काफी बड़ा भी था. And it means that there has been remain a fluctuation in the growth rate of industry sector. यानी इंडस्ट्री सेक्टर में उतार चढ़ाव आते गए, राइट, आफ्टर द रिफॉर्म पीरियड्स. नाउ लुक एट द सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर अगर आप देखोगे तो वो 6.7% था से ग्रो कर रहा था जब रिफॉर्म पीरियड स्टार्ट हुआ, और उसके बाद कितने भी ईयर आप देख लो, कहीं भी 6.7% नहीं रहा है, उससे ऊपर ही रहा है. और 14-15 तक आते आते तो वो 10% से ऊपर से ग्रो कर रहा था. एंड दिस वाज अ वेरी वन ऑफ द गुड साइन इन इंडिया, राइट, कि हम एग्रीकल्चर को पीछे छोड़ के कोई और सेक्टर की तरफ बढ़ चुके थे. हमारी पॉपुलेशन समझ चुकी थी कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट नहीं रखा है और इसीलिए हमारी इकोनॉमी बूम कर रही है, राइट. एंड दिस वाज रियली अ गुड साइन दैट द सर्विस सेक्टर इज इंक्रीजिंग, राइट. ये भी एक निशानी है कि कोई भी इकोनॉमी कैसे मैच्योर हो रही है. Now this indicates that this growth is mainly driven by the service sector. ये भी एक इंडिकेट कर रहा है कि सर्विस सेक्टर से ही ड्रिवन है पूरा ग्रोथ, राइट. द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी, जैसे हमने दुनिया के लिए हमारी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, राइट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, राइट. ये ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी जो हुई, राइट, इट गिव द रैपिड इंक्रीज इन व्हाट? एफडीआई,
पहले तो इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े, इंडिया में बहुत सारा पैसा आया बाहर से, प्रॉपर्टीज के लिए, फैक्ट्रीज के लिए बहुत पैसा आया। द नेक्स्ट FIIs आया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो म्यूचुअल फंड्स थे, इन्वेस्टमेंट बैंक्स थी, राइट। सो वर्ल्ड ओवर से इंडिया में आने लगी, एंड दिस वाज आल्सो वन ऑफ द गुड साइन कि इंडिया का जो क्राइसिस था, वो क्राइसिस ही फॉरेन एक्सचेंज रेट का था, राइट। और फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस निकल के वो बाहर आया। इफ यू लुक 1990-91 में इंडिया में FIIs था, सॉरी FDI था। वो FDI कितना था? 0.1 बिलियन का था, बस 0.1 बिलियन, यानी 100 मिलियन का राउंड, जो बढ़ के 36 बिलियन हो गया। और FIIs अगर हम देखें तो सिर्फ 6 बिलियन था, जो बढ़ के 321 बिलियन हो गया 2016-17 में। सो दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल साइन कि हम 1999-91 से काफी आगे निकल चुके हैं, राइट। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है, राइट। दो तरह से इन्वेस्टमेंट पैसा आ रहा है इंडिया में, एक तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे और एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के तौर पे। ये दोनों में डिफरेंस अगेन मैं समझा दूं कि जब FDI आता है तो हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी में या कोई शेयर्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट होता है, वहां के लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि वहां पे अगर बिल गेट्स डायरेक्ट इंडिया के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसको FDI बोलते हैं। पर अगर वहां के म्यूचुअल फंड, वहां के इन्वेस्टमेंट बैंक्स बहुत सारा पैसा लेके इंडिया में इन्वेस्ट करे तो उसको FIIs बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, राइट। So there's a difference between FDI and FII. Just pay attention to that. In the reform period, अगर हम देखें, so India is seen as a successful exporter of auto parts, क्योंकि मैंने बताया था कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो इंजीनियरिंग बहुत बड़ा था। इंजीनियरिंग गुड्स, IT सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल्स, ये सब का ग्रोथ बहुत हुआ रिफॉर्म पीरियड में, हम एक्सपोर्ट करने लगे ये सबको। राइजिंग प्राइस हैव आल्सो बीन केप्ट अंडर कंट्रोल, जो बहुत भाव बढ़ रहे थे, अगर हमने देखा कि लास्ट डेकेड ऑफ 1980s में दुनिया भर में ये भाव बढ़ रहे थे, राइट, चीजों के, जो काफी कंट्रोल में आ गए 1991 के बाद, रिफॉर्म पीरियड के बाद, राइट। ये भी एक सरकार के अचीवमेंट ही बोले जाएंगे। बट उससे काफी क्रिटिसिज्म भी है। लोगों ने 1991 के बाद, रिफॉर्म पीरियड के बाद, काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया है। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है अनएम्प्लॉयमेंट का, कि देश तो ग्रो हो रहा था पर क्या रोजगारी बढ़ी थी? नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही थी देश में, राइट। जॉब्स नहीं है। तो पहला क्रिटिसिज्म हम देखते हैं ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम पे। इट हैज नॉट जनरेटेड सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री, राइट। इंडिया में, देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सफिशिएंट जितनी होनी चाहिए थी उतनी क्रिएट नहीं हो पाई, राइट। भले हमने एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेस खोले, काफी लोगों की कतार लगाई, पर डेफिनेटली हमको जितनी एम्प्लॉयमेंट देनी थी वो दे नहीं पाए। इंडिया में आज भी, हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर के अंदर, कि इंडिया में आज भी बहुत ज्यादा, बहुत बड़े पैमाने पे अनएम्प्लॉयमेंट है। और यही अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग जो अनएम्प्लॉयड है वो तो रह ही रहे, और नए, हर साल नए जॉब मार्केट में लोग आते हैं, वो भी अनएम्प्लॉयड रहते हैं। और ये अनएम्प्लॉयमेंट का कोई सॉल्यूशन कोई नहीं निकाल पाया, ना ही यूपीए गवर्नमेंट, ना ही ये NDA गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आज तक ये अनएम्प्लॉयमेंट का उपाय नहीं निकाल पाया। लोग सेल्फ रिलायंस हो जाते हैं, इसीलिए मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो। लोग स्टार्टअप खोलते हैं, बट इंडिया में कोई गवर्नमेंट के तौर से एम्प्लॉयमेंट देने वाला कोई भी नहीं है, राइट। ना ही कोई ऐसी अच्छी स्कीम है जो बहुत मास लोगों को एम्प्लॉयमेंट एक साथ दे पाए। और यही सबसे बड़ी हमारे ड्रॉबैक्स, सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स हमारा आज तक का। एग्रीकल्चर के नाम पे क्या क्रिटिसिज्म है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर हैज फॉलन, यानी सरकार ने एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना कम कर दिया इन रिफॉर्म पीरियड। स्पेशली सरकार ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खोला, यानी ना ही कोई इरिगेशन फैसिलिटीज दी, राइट, ना ही पावर दिया, और ना ही रोड्स दिए, जो बहुत जरूरी थी, क्योंकि रोड से क्या विलेज कनेक्ट हो सकते थे, राइट। पावर से ही उनके मशीन्स, मैकेनाइजेशन हो सकता था एग्रीकल्चर का, और इरिगेशन से डेफिनेटली जब
8 सीजन जो जाती है, यानी 8 महीने की जो सीजन जाती है जहाँ पे पानी नहीं होता, बारिश नहीं गिरती, तो उनसे उनके फसल अच्छी हो सकती थी। इवन सरकार फेल हो गई मार्केट लिंकेजेस प्रोवाइड करने में और रिसर्च देने में। काफी मार्केट खुले भी डेफिनेटली, बट ये सब एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियल नहीं रहा, राइट। काफी फूड्स वेजिटेबल्स काफी जगह पे बिक सकता था, काफी दूर दराज जगह पे भी जाके बिक सकता था, पर नहीं बिका। और यही मार्केट लिंकेज जिसमें भी सरकार फेल गई आफ्टर रिफॉर्म पीरियड। सरकार ने, आपको पता होगा कि फर्टिलाइजर सब्सिडी दी थी, राइट, ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे, जो रिमूव कर दी गई। क्रिटिसिज्म, इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया एग्रीकल्चर को। और इसी वजह से क्या हुआ कि जो पुअर फार्मर्स थे वो बहुत पुअर होने लगे, और इंडिया में सुसाइड्स के रेट, फार्मर के सुसाइड्स रेट बढ़ने लगे। और इससे क्या होगा, द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन which has severely affected the small and the marginal farmers in the country, right? उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया और इससे बहुत ही इफेक्ट हुआ उनको। जस्ट अ मिनट। Sorry, am I audible now? Yes, sir. Oh, thank you. I don't know, there is a glitch in between. Fine. सो एग्रीकल्चर में मैंने जैसे बताया कि सब्सिडीज जो थी फर्टिलाइजर के ऊपर वो निकाल दी गई, राइट। इवन इंडियन फार्मर्स नाउ हैव टू फेस द इंक्रीज इंटरनेशनल कंपटीशन बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज। हमने एग्रीकल्चर के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज जो थी वो भी हटा दी, जिससे क्या हुआ कि हम बाहर के गुड्स अभी इंपोर्ट कर सकते हैं, बाहर के एग्रीकल्चर गुड्स हम इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे फार्मर को दिक्कत हो गई। रिमूवल ऑफ एमएसपी, काफी गुड्स में मिनिमम सपोर्ट प्राइस था, यानी फार्मर को मिनिमम इतना भाव तो आपको देना ही पड़ता था। हमने लास्ट ईयर भी देखा था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार क्यों रखती है, जस्ट टू हेल्प द फार्मर्स, जस्ट टू हेल्प दोस पुअर फार्मर्स जिनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत डाउन चला जाता है। पर अभी क्या हुआ कि ये एमएसपी को भी सरकार ने रिमूव कर दिया, तो ये भी एक दिक्कत थी। एंड दे लिफ्टिंग द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। पहले क्या था, कोटा भी था, यानी अगर हम इंपोर्ट करते भी थे गुड्स तो कुछ कोटा तक ही इंपोर्ट हो सकता था, ज्यादा नहीं। पर सरकार ने इसको भी रिमूव कर दिया। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑल दिस, राइट। एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया में डाउन चलता गया, राइट, वो अपलिफ्ट हो ही नहीं पाया। नाउ ड्यू टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी इन द एग्रीकल्चर, इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोसेस चालू की गई। ये भी ये देखने की लायक बात है, क्योंकि हम 1990 तक कुछ एक्सपोर्ट करते नहीं थे, पर 1991 के बाद क्योंकि हमारा देश ग्लोबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ा, वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, राइट। ये देखने को मिला दैट वाज शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द डोमेस्टिक मार्केट टुवर्ड्स द प्रोडक्शन फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट। पहले हम जो भी चीज बनाते थे इंडिया में, वो किसके लिए बनाते थे, हमारे खुद के लिए, यानी हम डोमेस्टिक मार्केट के लिए बनाते थे। बट नाउ हम जो भी कुछ बनाने लगे वो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बनाने लगे, तो ये बड़ा शिफ्ट आया। इवन वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। हम फूड क्रॉप्स के ऊपर ध्यान नहीं देना लगे, हम किस पे ध्यान देने लगे, कैश क्रॉप्स पे, जिससे रोकड़ कमाई हो। इससे दो नुकसान भी हुए। सबसे बड़ा नुकसान, हाँ फायदा हुआ डेफिनेटली, फार्मर्स ये बना के बेच सकते थे उनके लिए फायदा था, पर देश के लिए नुकसान था। क्यों? क्योंकि पहली बात, एक तो हमारे कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ रही थी, राइट, और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा था कि ये फूड, जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है वो कम हो रहा था।
बिकॉज लोग जो बना रहे थे वो फूड क्रॉप्स नहीं बना रहे थे, वो कैश क्रॉप्स बना रहे थे, और वो तो एक्सपोर्ट हो जाता था। तो फूड क्रॉप्स एक्चुअली कम होते थे, लोग ज्यादा है फीड करने के लिए, तो डेफिनेटली डिमांड ज्यादा है तो भाव शूट अप हो जाते थे, राइट। और गुड क्वालिटी ऑफ फूड अवेलेबल इंडिया में नहीं होता था, और आज भी ये देखने को मिल रहा है। एक जमाने में जो अच्छी क्वालिटी ऑफ द गुड्स, अच्छी क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स फूड ग्रेन्स जो अवेलेबिलिटी था, वो अभी कम होता गया है। और अगर आपको अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो डेफिनेटली यू हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट, राइट। आपको हाई प्राइस पे करना पड़ता है इवन आज भी। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्रिटिसिज्म है इंडस्ट्रीज में। सो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज आल्सो रिकॉर्डेड स्लो डाउन। ऐसा नहीं था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑल द वे बढ़ा, राइट। हमने देखा कि उसमें भी स्लो डाउन देखने को मिला है। क्यों? बिकॉज ऑफ चीपर इनपुट्स। हमने ग्लोबलाइज कर दिया था, राइट, हमारी कंट्री को। तो डेफिनेटली जो इंपोर्ट आ रहा था बाहर से, राइट, वो हमको लेना पड़ रहा था। अभी उनके गुड्स तो बहुत चीप थे, चीपेस्ट गुड्स है, राइट, और अच्छी क्वालिटी के बनते हैं जो इंडिया में आज भी नहीं बन पाते। मैं एक बेसिक से एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, और वो है डेयरी मिल्क चॉकलेट। यू नो डेयरी मिल्क कहाँ पे बनती है? इट इज अ कंपनी कॉल मंडेलिस, जो यूके में बनती है। अमूल भी चॉकलेट बना सकता है, राइट। इट इज नॉट लाइक अमूल हमारी स्वदेशी कंपनी है, वो भी चॉकलेट बना सकता है। बट यू नो नेस्ले जो किटकैट बनाता है, डेयरी मिल्क जो कैडबरी और मंडेलिस कंपनी बनाती है, वो इतनी अच्छी बना रहे हैं कि वो आज भी इतने कॉस्ट एफिशिएंट वे में बना रहे हैं, जो आज भी अमूल उसको कम्पीट नहीं कर पा रहा। अमूल की चॉकलेट भी आती है, पर कौन खाता है अमूल की चॉकलेट्स? No one likes it, right? And that's why the import that is coming in, we are spending on a lot of on imports. और ये भी एक वजह है जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ डाउन चला गया। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दिया मैं, ये चीज आप काफी चीजों, आई मीन काफी प्रोडक्ट्स में देख सकते हो, राइट। इवन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स काफी में देख सकते हो। ये चीपर इंपोर्ट्स होने की वजह से भी मैं बता दूं आपको कि इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर डाउनफॉल हुआ। इवन वी डोंट हैव एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक रीजन है, राइट, कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था उतना किया भी नहीं। सो इंडस्ट्रीज आर वेरी वर्नरेबल टू इम्पोर्टेड गुड्स, एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जैसे कि पावर सप्लाई, राइट, वो बहुत ही कम था इंडिया में, रिमेन इनएडिक्वेट। और ये इनएडिक्वेट क्यों था? बिकॉज द इन्वेस्टमेंट वॉज वेरी 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 लेस। और इसीलिए इंडिया में भी बाद में एक टाइम आया जो हम देखेंगे आगे कि प्राइवेट सेक्टर इंडिया में आने लगे, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में जो सरकार कर रही थी एक टाइम पे, जो निकल के अभी प्राइवेट सेक्टर कर रही है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बता सकता हूँ आपको कि पहले पूरे सूरत में गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, जीईबी था, राइट। अभी सिर्फ अडाजन में जीईबी है, और अगर अडाजन के दूसरे बाजू अगर आप देखोगे पुल के इस पार, राइट, जैसे कि वेसू एरिया है, अठवाला से, तो वो सब में आज टोरेंट पावर है, राइट। और किसकी वजह से है? बिकॉज दे प्रोवाइड uninterrupted electricity without any power cuts. Developing countries like India still does not have the access to developed countries, right, like USA. इंडिया में आज भी हमने ट्रेड बैरियर तो निकाल दी है यूएस के लिए, तो यूएस फ्रीली हमको एक्सपोर्ट कर सकता है सब गुड्स। पर अगर हमको कुछ एक्सपोर्ट करना हो यूएस को तो हम कर सकते हैं नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी भी ट्रेड बैरियर्स रखे हैं। और ये ट्रेड बैरियर्स की वजह से ही इंडिया में आज भी इंपोर्ट तो हो रहा है पर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। ये हमारा ड्रॉबैक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी बहुत बड़े ट्रेड बैरियर्स रखे हैं, राइट। यानी एसेंशियल गुड्स जैसे कि राइस है, राइट, उसके लिए ट्रेड बैरियर्स और नॉन ट्रेड बैरियर्स रखे हैं। काफी टाइम पे ट्रेड बैरियर्स टैरिफ्स नहीं है, राइट, पर नॉन टैरिफ बैरियर्स बहुत ज्यादा है, जैसे कोटास। कोटास यानी आप उतना ही एक लिमिट तक ही आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसके ज्यादा आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आपका कार्गो रुक जाता है वहां पे। कुछ क्रिटिसिज्म दिए गए डिसइन्वेस्टमेंट में भी। डिसइन्वेस्टमेंट पर अच्छी पॉलिसी थी इंडिया में कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनी जो काम नहीं कर रही है उसको बेच दो, राइट, सरकार ने बोला। और ये जरूरी भी था क्योंकि इनएफिशिएंट होके वो लॉस कर रही थी, और लॉस होके ये कंट्रीज के नेशनल वेल्थ पे वो ड्रेन था, राइट। सो सबसे बेस्ट तो यही है कि उसको बेच दिया जाए, पर उसको भी क्रिटिसाइज किया गया है।
Now every year the government fixes a target of disinvestment of public sector enterprises. हर साल सरकार यानी 1991 के बाद अगर आप देखोगे तो हर साल टारगेट बनाता है कि डिसइन्वेस्टमेंट कितना करना है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में. 91-92 में ये टारगेट था 2500 करोड़ का और सरकार ने अचीव किया 3000 करोड़. राइट. 2017-18 में भी 1 लाख करोड़ की कंपनीज बेचने का टारगेट था, तो सरकार ने अचीव किया है तकरीबन उतना ही. अगर आप देखोगे 2020 में, राइट, या 2021 में अभी टारगेट है 4 लाख करोड़ का. हर साल ये टारगेट बढ़ाते रहते हैं और जितनी भी कंपनियां जितनी भी खोली गई है वो सब बेच रहे हैं. बट क्या ये फायदा कर रहे हैं? जस्ट कंपनियां बेच देना डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे वो अच्छी बात नहीं है. अब वो कंपनी को बेचो. 1991 में जो पॉलिसी थी वो किसके लिए आई थी ये बेचने की? उसी लिए आई थी कि जो कंपनी काम ना करे, जो कंपनी लॉस कर रही है, लगातार लॉस कर रही है, उसको बेचा जाए. पर अभी अगर आप देखोगे तो सरकार का कहना यह है कि LIC भी बेच रहे हैं, SBI को भी बेच रहे हैं, जो कि प्रॉफिटेबल कंपनी से. प्रॉफिटेबल कंपनी को अगर आप बेचोगे मार्केट में तो वो तो हमारा लॉस है, देश का लॉस है. वो तो क्या होगा? प्राइवेट प्लेयर्स खा जाएंगे ये कंपनीज को, और अगर कंपनीज हस्तगत कर लेंगे वो अपने हाथ में तो ये देश गुलाम हो जाएगा एक तरह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके नाम पे. So assets of public sector enterprises are undervalued, ये भी देखा गया है. And so the private sector. और काफी टाइम ये प्राइवेट सेक्टर को जब बेचा जा रहा है, they are sold at a substantial loss to the government. आपको लग रहा होगा सरकार ऐसा क्यों करेगी? सरकार क्या करती है? घूस खाती है बीच में. सरकार दिखाती है कुछ और कुछ पैसा अपने पार्टी फंड में या अपने जेब में डाल देती है. दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, राइट. और इसीलिए ये असेट्स जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बेचे जा रहे हैं वो बहुत लॉस में बेचे जा रहे हैं, और ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा लॉस है. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस गलत नहीं है, राइट. हाँ, जो नई काम कर रहा है, जो लॉस कर रहा है उसको बेचो, दैट इज ऑल ओके. पर जो काम कर रहा है उसको बेचने का कोई रीजन भी नहीं है. So this investment was used to offset the shortage of the government revenues rather than using it for the development of the PSCs and building social infrastructure in the country. PSU का मेन काम ये नहीं था कि उसको खाली खंकोड़ दो, राइट. ये नहीं था कि सरकार अपनी जेब भरे, मोटे हो जाए बस पैसा खा के. That was not the main reason of PSUs. PSU का मेन रीजन था कि उसको डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाए, राइट. पर सरकार कर क्या रही है? सरकार तो इससे पैसा जुटा रही है और बस अपने रेवेन्यू में जो शॉर्टेज आया उसको भरपाई कर रही है. नाउ दिस इज नॉट अ मेन वे. एक जमाना ऐसा आएगा जब इंडिया में कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट रहेगा ही नहीं, हर एक चीज प्राइवेटाइज हो जाएगा. बाद में क्या करेगी सरकार? कौन सा डेवलपमेंट करेगी? अगर ऐसे ही आप पब्लिक सेक्टर यूनिट से पैसा निकाल दोगे तो, राइट. एक कंपनी को बनाने के लिए बहुत टाइम जाता है, पर उसको बेचने के लिए नॉट मच टाइम, राइट. तो इसीलिए भी क्रिटिसाइज किया गया है. क्रिटिसिज्म ऑफ रिफॉर्म्स एंड फिस्कल पॉलिसीज. इंडिया में जो रिफॉर्म्स हुए उसको भी क्रिटिसाइज किया गया था 1991 में, और कुछ फिस्कल पॉलिसी को भी क्रिटिसाइज किया गया है. द टैक्स रिडक्शन इन द रिफॉर्म पीरियड हैव नॉट रिजल्टेड इन इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. ऐसा बोला गया था कि टैक्स बहुत हाई था, उसको कम कर दो. पर कम करने का मतलब ये भी नहीं था कि आप टैक्स रेवेन्यू को वसूल ही नहीं पाओ, राइट. तो टैक्स रिडक्शन जो हुए ये देश में, उसे रिफॉर्म्स पीरियड के बाद कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है टैक्स रेवेन्यू में सरकार के. पहले क्या माना जाता था कि अगर हम कम कर देंगे तो लार्जर रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि हम टैक्स इवेजन को बचा देंगे. वी कैन कर्ब द टैक्स इवेजन. सो दिस हैज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्सपेंडिचर्स. अगर हम टैक्स वसूल ही नहीं सकते तो क्या होगा? सरकार क्या खर्च कर पाएगी गरीबों पे? क्या वो सब्सिडी दे पाएगी लोगों को? नहीं दे पाती. और इसीलिए बहुत नेगेटिव इंपैक्ट जाता है कि सरकार अपने वेलफेयर एक्सपेंडिचर भी नहीं कर पा रहे अगर इनकम टैक्स अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पाए तो, राइट. सो दिस आर द क्रिटिसिज्म एंड दैट इज द एंड ऑफ द सेशन, राइट. सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. और आपको जो देखना है, व्हेन यू सी द इवैल्यूएशन, right, you have to look at both the perspectives.